रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार रेरा की पाठशाला के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि कैसे रेरा से घर खरीदार के हाथ हुए हैं मजबूत, कैसे ये कानून देश भर के उन ग्राहकों की रक्षा के लिए आ गया है जो बिल्डरों से, ब्रोकरों से रहते थे परेशान, लेकिन अब उन्हें मिलेगा न्याय क्योंकि आ गया है रियल एस्टेट रेगुलेटर। लेकिन आज अपने इस कंक्लूडिंग एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो एक बड़ा कदम उठाया, रियल एस्टेट रेगुलेटर को बनाया, उसके लिए एक मॉडल लॉ तैयार किया जिसके नियम काफी सख्त हैं और काफी प्रभावी भी लगते हैं। लेकिन जब अब राज्य अपने नियम तैयार कर रहे हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उन नियमों में थोड़ी ढील दे दी गई है और उससे यह आशंका होती है कि कहीं रेरा कमजोर तो नहीं हो जाएगा। और खुद केंद्रीय आवास मंत्री वेंकैया नायडू साहब ने ये चिट्ठी लिखी राज्यों को कि आप ऐसा मत कीजिए, हमने जिस रेरा कानून को लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए बनाया है उनके नियमों में बदलाव कर उसे कमजोर मत कीजिए। तो आज इन्हीं बातों पर हम अपना ये कंक्लूडिंग एपिसोड रखेंगे। हमारे साथ रोज की तरह हमारा पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश प्रभु साहब जो हाउसिंग एक्टिविस्ट हैं, साथ में है हमारे रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब और हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट पंकज कपूर साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और गाय बगाए शुरू से हम ये चर्चा करते भी रहे हैं कि रेरा में कहीं कहीं कुछ लूप होल्स भी हैं। वेंकट राव साहब आपसे शुरुआत करता हूं कि एक तो मॉडल कानून बनाया गया, उसके बाद फिर राज्यों से कहा गया कि आप इसकी तर्ज पे अपने अपने कानून बनाए। अव्वल तो 14 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों को अभी इस पर फाइनल नोटिफिकेशन जारी करना बाकी है, अभी प्रोसेस में ही है। लेकिन जिन राज्यों के कानून भी आए हैं उनमें कुछ कुछ प्रावधान बड़े अजीब है। अजीब से मेरा मतलब यहां पर यह है कि वो उस तरीके से नहीं है, उतने कठोर नहीं है जितना कि केंद्र सरकार ने उन्हें बनाया था। और यही कारण है कि वेंकैया साहब को राज्यों को चिट्ठी लिखनी पड़ी है, आप ऐसा मत करें। कितनी चिंता की बात यह है, अभी तो हाउसिंग रेगुलेटर की शुरुआत हुई है और उसमें शुरू में ही ये स्थिति आ गई। विपिन जी, पहले तो मैं सीएनबीसी आवास को और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक आपने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। एंड अब आपकी सवाल पे मैं आऊंगा। तो देखिए, बात आपकी है ठीक कि कई राज्यों में कुछ डाइल्यूशन कह लीजिए या कुछ इस तरीके के प्रोविजंस लाने की कोशिश की गई है। बट अगर उनको डाइल्यूशन की तरह ना देखा जाए, कुछ इस तरीके से भी देखा जाए कि देखिए लोकल लॉस और लोकल डेवलपमेंटल सिचुएशन कुछ ऐसी रही है अपने पूरे भारतवर्ष में कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई इश्यूज रही हैं, तो उनको एक प्रैग्मेटिज्म की तरह देखें तो कुछ प्राविधान कहें तो रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि काफी क्लैरिटी देखिए लॉ में एज सच नहीं है। तो नेचुरली ओवर द पीरियड ये डेवलप होगा। हाँ, आपकी बात ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल रेगुलेटर की जगह हर स्टेट लेवल पे रेगुलेटर्स हैं, तो कुछ हद तक थोड़ा लीवे तो स्टेट्स में देना पड़ेगा और वो मेरे ख्याल से ठीक भी है। बट हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर रही है और मेरे ख्याल से कुछ एक्टिविज्म है और काफी कस्टमर भी आज सतर्क है, तो इतना आसान नहीं है। जी पंकज कपूर साहब, अगर हम महाराष्ट्र के कानून की बात करें, और ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने सबसे पहले नियम नोटिफाई किए, उसके बाद एक इंटरिम रेगुलेटर को भी अपॉइंट किया और इनफैक्ट पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी वेबसाइट भी शुरू कर दिए। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन पहले भी इस पॉइंट पे हमने चर्चा की कि जो ट्रांसपेरेंसी क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर बड़ा महत्व दिया जा रहा था, यही होता है कि आमतौर पर घर खरीदार को बुलावे में रखा जाता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि चीजें क्या है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी क्लॉज के साथ, और कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप रेगुलेटर के पास तो तमाम तरीके की चीजें जमा कराएंगे, उसमें आपका प्लान भी होगा, तमाम तरह की टाइटल रिपोर्ट्स भी होगी, लेकिन अगर वो आपको और मुझे देखने को ना मिले, यानी वेबसाइट पर ना डाली जाए, तो फिर रेरा कितना सशक्त माना जाए? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप देखिए, जो रेरा का एक सबसे बड़ा जो एक पिलर था वो एक ट्रांसपेरेंसी था। इस ट्रांसपेरेंसी की के थ्रू ही हम करप्शन को दूर करने की बात कर रहे थे, इस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही हम जो है एफिशिएंसी लाने की बात कर रहे थे। और वो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली इतना दिख नहीं रहा है। हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिटिक कर रहे थे कि हम कंपेयर कर रहे थे कि डिस्क्लोजर क्लॉजेस को दूसरे स्टेट ने कितना किया। तो अगर आप देखिए तो टोटल मिलाकर के अगर 62 के करीब के
डिस्क्लोजर्स हैं जो आपके मॉडल लॉ के अंदर डिफाइन थे। उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर अगर हम आज के हिसाब से जिस तरीके के एक्सेप्शन उन्होंने दिए हैं उसको पढ़ते हुए करें तो महाराष्ट्र केवल उसमें से 10 डिस्क्लोजर दे रहा है पब्लिक वेबसाइट के लिए। 62 में से 10 आप कह रहे हैं, 62 में से सिर्फ 10। 62 में से 10, हाँ 62 में से केवल 10। तो अगर आप देख लीजिए तो ओवरऑल डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 16 या 17% ही डिस्क्लोज किया है। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी अगर हम इसको रिलेट टर्म पे देख लीजिए तो बहुत ही लिमिटेड है। जी तो पंकज जी एक मिनट, पंकज जी क्योंकि यही पॉइंट पे 1 मिनट मैं आपको रोकूंगा। आपने एक अच्छा पॉइंट दिया, मैं प्रभु साहब के पास जाता हूं फिर लौट के आपके पास आऊंगा। प्रभु साहब इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डिस्क्लोजर क्लॉज है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं तो कहां से आएगी। पंकज जी ने और उसे अंदर एनालिसिस करके बताया, एनालिसिस करके कि 62 में से सिर्फ 16 या 17 हैं, या वो तो 10 ही कह रहे हैं, जिससे कि आपने डिस्क्लोजर नॉर्म्स में रखा है, बाकी सब एक्सेप्शन में डाल दिए हैं या मे बी में डाल दिए हैं। तो ये कितना ठीक है? देखिए 2 कलम है, एक सेक्शन 34 है जहां ये बताया गया कि रेगुलेटर क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। उसमें से जैसा कपूर साहब ने बताया सही है, 10 आइटम वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। अन्य राज्य में ये बताया जा रहा है कि जितने भी प्रमोटर देता है उसको सब रेगुलेटर डिस्क्लोज कर रहा है, ये सही है। मगर महाराष्ट्र में जब हमने बातचीत की तो उनका ये बताना है कि जब सेक्शन 4 के अंतर्गत जब एक बार हमने लॉगिन और पासवर्ड दिया प्रमोटर को, प्रमोटर के ऊपर ये दायित्व बनता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने रेगुलेटर के पास दिया ये सब उनको डिस्क्लोज करना है। यदि वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो दैट इज ए फेलियर ऑन हिज पार्ट। यदि हमें कंप्लेंट आता है हम उनको बेकायदा ये बताएंगे कि आप डिस्क्लोज करिए। तो इस तरह से उनका बताना है कि पूरी जो नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा करके क्या इसको आप डाइल्यूट एक रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं इसके अंदर? अगर आप नियम में डाल ही देते तो भी क्या दिक्कत है? क्यों अलग से लॉगिन पासवर्ड और उनके ऊपर दायित्व आप ही लेके डाल दें? वो हो सकता था बट अपना काम इनको बढ़ाना नहीं। अच्छा, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या है, सब वो देंगे, उसके बाद वही छाननी करूंगा, फिर मैं लोड करूंगा, तो जिम्मेदारी सब उनके ऊपर आता है। तो इनका बताना है कि हमने जो भी लोड किया वो देखा और फिर आप लोड करो, ताकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिया तो आप जिम्मेदार होंगे। इस तरह से बिल्डर को ये ज्यादा उनके ऊपर ओनस डाला है। लेकिन पंकज कपूर साहब इसको हम कैसे माने? देखिए एक तो होता है संविधान, उसमें जो बात लिख गई वो लिख गई, और एक है कि आपने ऐसा रख दिया कि भाई आपके ऊपर डाल रहे हैं, फिर आप नहीं डालेंगे, फिर कंप्लेंट आएगी तो फिर हम आपसे कहेंगे। लेकिन कहीं कोई कानूनी मतलब अगर वो पेपर्स का हवाला देंगे तो उसमें तो नियमों में लिखा है कि इसकी छूट है, ये कितना सही है? बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि अगर आपके नियम नहीं है तो कोई उसे पालन नहीं करेगा। और ऐसा अगर आप देखिए तो नियम होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं होता था, और यहाँ पे अगर एक्सेप्शन इस तरीके से दिया गया है तो मुझे नहीं लगता। और जो प्रभु साहब बोल रहे हैं, प्रभु साहब बात कर रहे हैं लॉगिन फॉर अ डेवलपर टू अपलोड द डिटेल टू द अथॉरिटी, कि आप अथॉरिटी को ये सारी चीजें सैंक्शन डालें और दें, लेकिन वो अथॉरिटी वो का प्रेरोगेटिव है कि वो वाली डिटेल्स को जो है पब्लिक के को दें कि ना दिखाएं कि ना दिखाएं। तो आप इसको 2 तरीके से पढ़िए, एक डेटा इनपुट है और एक डेटा आउटपुट है। डेटा इनपुट में अथॉरिटी ने सही तरीके से सारा डेटा ले लिया है, बट वो अथॉरिटी जो है पब्लिक को नहीं दिखा रही है वो सारा डेटा। तो मुझे ये लगता है कि अगर इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम पढ़ें तो प्रभु साहब शायद इसको ये सोच रहे हैं कि जितना डेटा जो है डेवलपर अपलोड कर रहा है उसका डायरेक्टली लिंक जो है वो कंज्यूमर की वेबसाइट को होगा। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा डाउटफुल है। एक इनपुट फॉर्म है, एक आउटपुट फॉर्म है। आउटपुट फॉर्म में एक्सेप्शन दिखाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल होगा। और मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से प्राइजेस है और जिस हिसाब से है, और यही कारण है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर जहां नहीं होती है वहां करप्शन रहता है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में देखूं तो मुझे ये लगता है कि एक स्कोप फॉर करप्शन छोड़ दिया गया है। तो ये अभी भी यहाँ पर गुंजाइश बचा के रख ली गई। एक राय इस पर वेंकट साहब की लेते हैं। वेंकट साहब, ये पूरा जो प्रेमाइस है जिसपे हम अभी इस समय बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस पे क्या राय रखते हैं? और मुझे लगता है यही कारण है कि वेंकैया नायडू साहब को चिट्ठी भी लिखनी पड़ गई, क्योंकि बहुत अलग चली गई ये चीजें उन्होंने जो बनाया था उससे। देखिए विपिन जी, इसमें अगर आप बेसिक प्रिमाइस देखेंगे, एक तरीके से कोशिश पूरा रेरा का ये किया गया है, एक तरीके से सेबी लॉ की तरह किया गया है, जो कैपिटल मार्केट्स में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आप लाते हैं तो हर तरीके का इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के सामने रखा जाए और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर अपना एक राय ले इन्वेस्टमेंट का।
अब जहां तक बात ये महाराष्ट्र की कर रहे हैं या बाकी जगहों की कर रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें पंकज जी की बात सही है कई हद तक कि इंफॉर्मेशन जब तक अवेलेबल नहीं है तो एक प्रोसेस और आपने बढ़ा दिया है कि वो इंफॉर्मेशन लेने का, तो उसमें देखिए तकलीफ तो है, जो बेसिक प्रीमाइज ही आप अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, तो वो मेरा मानना है कि जब ऑफ कोर्स मैं प्रभु जी से कंकर करता हूं कि इंफॉर्मेशन सारा डेवलपर से लिया जा रहा है, बट वो अवेलेबिलिटी हो इन्वेस्टर को तभी तो उसका फायदा है। राइट, तभी तो उसका फायदा, और आप ऐसे करके एक इसमें चीज को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि और भी बातें हुई हैं, कहीं पर अगर हम बात करें कि जो जुर्माने की रकम है उसको लेकर भी राज्यों के अलग अलग पैमाने हैं। केंद्र सरकार ने कहा 10%, बाकी राज्यों ने उसमें अलग अलग सेक्शन बना दिए। इसके अलावा आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो इस वक्त जारी है और उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है, उसको लेकर भी राज्यों की डेफिनेशन यहां पर अलग अलग जा रही है। तो ये सब गोलमाल क्यों है और क्या इनमें बदलाव होना जरूरी है, एक तारतम्य होना जरूरी है, पूरे देश में एक जैसा होना जरूरी है? ये बड़े और अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। रेगुलेटर रेरा की पाठशाला में आज बात हो रही कि रेरा को मत कीजिए कमजोर। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, और ये हम भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देश के हाउसिंग मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने लिखी है चिट्ठी सभी राज्यों को कि रेरा के जो नियम सेंट्रल लॉ बनाया गया, जो मॉडल सेंट्रल लॉ है, उससे छेड़छाड़ ना की जाए, उन्हें वैसा ही रखा जाए। और यही कारण है कि राज्यों में कुछ बदलाव भी आने शुरू हुए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ है। प्रभु साहब, एक जो सबसे बड़ा एक खटके वाली बात थी वो ये थी कि सभी राज्यों ने अपने हिसाब से डेफिनेशंस बना ली कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से कहलाएंगे। वैसे जो मॉडल लॉ है उसमें था, और बड़ी साफ और अच्छी डेफिनेशन है कि जिन भी प्रोजेक्ट को ओसी ना मिले वो सबके सब आएंगे। महाराष्ट्र ने उसे माना, लेकिन दूसरे राज्यों ने कई कई तरह की डेफिनेशंस बनाई। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊंगा कि गुजरात में उन्होंने ये किया था कि जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको हम रेरा लागू नहीं करेंगे, वो ओल्ड लॉ से चलेगी, और नया जो प्रोजेक्ट आएगा वो रेरा में दायरा में आएगा। और दूसरा, यूपी में तो बहुत कमाल की प्रोविजन की थी, यदि आप 60 यूनिट बेचते हो और उनको ताबा देते हो तो भी ये माना जाएगा कि बिल्डिंग कंप्लीटेड है। दूसरा, यदि हाउसिंग सोसाइटी बन जाता है, एसोसिएशन बन जाता है, उनको ताबा मिल जाता है, वो भले ओसी नहीं है फिर भी वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट माना जाता है। और तीसरा, यदि आप ओसी के लिए एप्लीकेशन डालते हो, बने प्रोजेक्ट कंप्लीट है या नहीं है, आप एप्लीकेशन डालते हो तो भी उसको माना जाता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ये सब दायरे में नहीं आ रहा था। जिस तरह से फाइट फॉर रेरा का जो फोरम, कंज्यूमर फोरम ने छेड़छाड़ की, उसी तरह से मीडिया ने, जैसे आप जैसे जो सीएनबीसी आवाज है, इन्होंने जिस तरह से आवाज उठाया, तो ये केंद्र शासन ने उनको बताना पड़ा और सीएम को ये भी बताना पड़ा कि हम सब इसको डी नोटिफाई करते हैं। और मुझे खुशी हो रही कि 3 मई 2017 को 2 दिन पहले जो सीएम है यूपी का, उन्होंने इसको डी नोटिफाई कर दिया जी। तो डी नोटिफाई का मतलब ये है कि अभी नया तरीका से रूल बनने वाला है, जो भी डाइल्यूटेड रूल है उसको खत्म किया गया। उसी तरह से शायद गुजरात में भी होगा, अन्य देश राज्य में जो हुआ है डाइल्यूट, वो भी शायद सही। राइट, पंकज कपूर साहब क्या कहेंगे आपको? देखिए, गड़बड़ की और शायद वेंकैया नायडू साहब की चिट्ठी का प्रभाव माने या जो भी माने, और जैसा प्रभु साहब बता रहे हैं 3 मई को उत्तर प्रदेश ने डी नोटिफाई कर दिया है। नियम उन्होंने बताया कि किस तरह से ले आए थे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और गुजरात में भी कुछ ऐसी चीज हुई है। नहीं, और जरूरी भी है। अगर आप देख लीजिए तो आज के दिन हमारे पास 25 लाख के करीब के अंडर कंस्ट्रक्शन होम है, और अगर आप देख लीजिए तो कम से कम 42 से 45% जो सप्लाई है इसकी, वो इस वक्त डिले है, और वहां पे ही कंज्यूमर एग्रीव्ड है। तो अगर आप इतनी बड़ी जो संख्या में जो कंज्यूमर है उसको इसके प्रीव्यू के दायरे से अगर दूर रखेंगे, और साल के अंदर अगर आप देख लीजिए तो करीब 2000 प्रोजेक्ट से 4000 प्रोजेक्ट के करीब लॉन्च होते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा जो कंज्यूमर है जिसकी वजह से, जिसके डिले की वजह से एक रेरा लाया गया, गठन हुआ और ये बन के आया, एक एक्ट आया, हम उसको ही आउट कर देते हैं, और जो आने वाले प्रोस्पेक्टिव अगर हम उनको ही लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शायद बड़ा ही अनजस्ट रहेगा। और जो जिस तरीके का उन्होंने इस वक्त मोर्चा उठाया था और जिसकी वजह से केंद्र सरकार जो है वो बाध्य हुई इस तरीके के एक्ट को लेकर के आने के लिए, अगर हम सारी स्टेट उस चीज को जो है अगर हम तवज्जो नहीं देते हैं तो हम शायद बहुत गलत करेंगे। तो इसमें जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हैं, और इनफैक्ट जो ओसी
अगर आप महाराष्ट्र की बात कीजिए और बहुत जगह की बात कर दीजिए, डेवलपर ओसी देते नहीं है। अगर ओसी वाली प्रॉपर्टी, जिनको ओसी नहीं मिला है, तो इसमें डेवलपर बाध्य होंगे, जो बहुत दिनों से होल्ड करके बैठे थे कि हम ओसी नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो ओसी नहीं देते हैं तो वो इसके प्रीव्यू के अंदर आते हैं, तो बहुत सारे लोग शायद बाध्य होंगे कि जल्दी जल्दी उन बिल्डिंग को वो ओसी दे दें। तो जितने जो बहुत बड़ी एग्जिस्टिंग पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल के जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने घर खरीदा है, उनको एक बड़ी रिलीफ हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर हालत ये हो चली है कि केंद्र नाराज है और कुछ राज्यों को, और विडंबना देखिए कि वही राज्य हैं, बीजेपी के शासित राज्य, वहां पर अब उन्हें अपना जो रेरा के नियम बनाए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रभु साहब बता रहे हैं कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हो गया है और हो सकता है हम गुजरात में भी देखें, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जिसमें सबसे ज्यादा इस समय शिकायतें हैं, उसके लेकर ही नियमों में काफी फेरबदलता विडंबना थी। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक और बड़ा पॉइंट, जुर्माने की रकम को लेकर भी क्या सजा मिलेगी, क्योंकि भयभीन होए न प्रीति, जब तक आपका डर नहीं होगा तो जो डराने वाले प्रावधान थे जिससे सजा मिलती किसी को, उनमें भी बड़ा फेरबदल की कोशिश हुई। ये किस हद तक सही है, चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। रेरा की पाठशाला में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आखिर रेरा को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। कोशिश कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं राज्य, जहां पर रेरा कानून बनाने का ओनस उनके ऊपर है, क्योंकि केंद्र ने तो एक मॉडल लॉ बना दिया, लेकिन राज्यों को अपने अपने यहां पर एक कानून बनाना, नियम बनाना, लेकिन उसमें बढ़ती जा रही कोताही, और इसे लेकर केंद्र भी नाराज है। और यही हम कह रहे हैं कि आप इसे कमजोर ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से यह कानून आया है, खरीदार के हक के लिए कानून आया है। अब उसे आप नियमों से छेड़छाड़ करके ना बदले। एक जो बड़ा नियम है जिसमें फिर छेड़छाड़ की गई है, राज्यों ने अपने हिसाब से किया है, वो है जुर्माने का। वेंकट राव साहब, केंद्र के जो मॉडल लॉ है उसमें 10% जुर्माने का प्रावधान है आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जो एक बड़ी रकम होती है, लेकिन अब अलग अलग राज्यों ने, किसी ने उसे 5 से 10% कर दिया है, किसी ने उसे अप टू 5% कर दिया है। तो ये आपको लगता है, क्योंकि देखिए जो मैं कह रहा हूं कि अगर जो आपका चेक एंड बैलेंस है, अगर आपका डर ही किसी को नहीं रहेगा, जब किसी को लगेगा कि 1% भी जुर्माना लग सकता है, आधा % भी लग सकता है, 0.2% भी लग सकता है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो जो सजा का प्रावधान है, कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। देखिए विपिन जी, एक पहली बात तो ये है कि ये लॉ में ही अप टू 10% प्रोवाइड किया गया है। एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, विच इज अ स्टैंडर्ड पावर प्रोवाइडेड इन मोस्ट ऑफ द लॉस। नाउ हैविंग सेड दैट, यस, आपकी बात ठीक है कि कई राज्यों ने ये कोशिश करी है कि उसको एक लिमिट कर दिया जाए और अक्रॉस द बोर्ड उसको लागू न किया जाए। अब बात वही आती है, ये सारा स्टेम अप हो रहा है अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और करंट फियर को लेके। आगे को तो जो है वो है, बट करंट फियर को लेके एक तरीके का एक फियर बैठा हुआ है, इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है। बट एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया जाए, आई थिंक 2%, 5%, 10% जितना भी आप कहें, एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, एक फियरसम अमाउंट है अभी भी। बट हाँ, थोड़ी मैं कहूं ईज आउट किया गया है, ये नॉर्म है वो उसमें। अगर मैं आपसे वेंकट राव साहब ये जानना चाहूं कि इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्या लोगों में या डेवलपर्स में होड़ है कि जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्टर कर लें, या वो इंतजार करेंगे कि 3 महीने की जो विंडो है उसके किसी आखिरी दिन जाके करें, बीच में जो हो सकता है वो सब कर लें? प्रभाव जानना कोशिश कर रहे हैं रेरा का। नहीं विपिन जी, जितना भी मैंने, जहां तक भी डेवलपर्स मेरी इंटरैक्शन रही है, काफी इंटरैक्शन रही है अक्रॉस द बोर्ड, और मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा माइंड में एक शिफ्ट आया है डेवलपर का। एक काफी मैं कहूं एक फियर तो नहीं कहूंगा, बट एक तरीके का डिसिप्लिन की तरफ बढ़ने की चेष्टा है। और हालांकि काफी क्लैरिटी और कंफ्यूजन की वजह से होल्ड बैक कर रहे हैं और उसको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब डेवलपर्स की एफर्ट ये है कि वो एक तरीके से इसको कंप्लाई करें, क्योंकि देखिए इवेंचुअली डेवलपर भी अच्छी तरह समझता है कि ट्रांसपेरेंसी और एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर आज जो मिसिंग है वो नहीं आएगा तो उनका आगे माल नहीं बिकेगा। राइट। तो वो उस पर कोशिश जारी है और मेरा मानना है कि डेवलपर्स काफी सीरियस है इस मैटर। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। पंकज जी और रमेश जी, आप दोनों से 30 सेकंड्स के 2 फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। रमेश जी, पहले आपसे
ठीक है, तमाम बातें, तमाम मुद्दे हम चर्चा कर रहे हैं, कमियां होंगी, पेशियां होंगी, लेकिन वक्त के साथ ये मैच्योर होगा धीरे धीरे। अब हम उम्मीद करें कि रेरा आने के बाद जिस ट्रांसपेरेंसी की, जिस ईमानदारी की, जिस सिस्टम क्लियरेंस की हम बात कर रहे थे, वो रियल एस्टेट में अभी नहीं तो कम से कम 1-2 साल में देखने को मिल जाएगा। 100% देखने को मिलेगा। जैसा वेंकट जी ने सही बताया कि चेंज ऑफ माइंडसेट हो चुकी है, और जो डेवलपर कभी सीखने के लिए नहीं बैठते थे, अभी सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक बैठ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और एक क्लास नहीं 10-10 क्लास ले रहे हैं, और इतना मांग आ रही है कि हमारा टीम को बताइए, इनको बताइए, उनको बताइए, कि जो भी है एक जानकारी लेने का पूरी कोशिश हो रही है। मुझे पता है कि आने वाले दिन में रियल एस्टेट को बहुत अच्छा प्रगति होगी और प्रमोशन। लास्ट 30 सेकंड है, पंकज जी आपका कमेंट। देखिए, बड़ा ही अच्छा कदम है। ओवरऑल मार्केट वैसे भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा था एक बड़े स्लम के बाद में, और साथ में जो रेरा आएगा उससे कंज्यूमर का जो आत्मबल है वो और बढ़ेगा, और पारदर्शिता अगर ज्यादा आती है तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो कुछ भी प्रावधान आए हैं, इसने कंज्यूमर के हाथ को बहुत ही जो है मजबूत किया है, और इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा डेवलपर को है, अगर आप देखिए, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री और स्टेट को होने वाला है। और हम तो चाहते हैं कि ओवरऑल एस्पेक्ट में बड़ा अच्छा जी, तो डेवलपर को है ओवरऑल एस्पेक्ट में ओवरऑल जी। और ये, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, माफी चाहूंगा, और ये बेनिफिट मिले देश की इस जनता को जिसके लिए ये कानून बनाया गया है, और इससे पूरे सिस्टम में, यानी कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता है। जो अच्छा काम करते हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, और डेवलपर को और जो कंज्यूमर है उसे अपना घर वक्त पर मिले, पूरी ईमानदारी से मिले, बिना किसी झिझक से मिले, और कोई घर खरीदने निकले तो उसे कॉन्फिडेंस हो कि इस देश में रह रहा है, इसलिए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो पूरी सीरीज रही, इसमें हमने आपको रेरा को समझाने के लिए, और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो भी कुछ बताने की कोशिश की, अब आप समझ गए हैं कि आपके क्या हक है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर खरीदेंगे, और 1-1.5 साल में ही सही, लेकिन हम देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर चेंज हो जाएगी। आप सभी का पूरे हफ्ते हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।